गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग कल इकोनॉमिक्स में हम लोग देख रहे थे उत्पादन, 6 नंबर चैप्टर में चल रहा था उत्पादन फलन क्या है। तो कल तो हमने ये पढ़ा था कि इनपुट और आउटपुट के बीच जो मात्रात्मक संबंध पाया जाता है उसे उत्पादन फलन कहते हैं। और डायरेक्ट फलन किसे कहते हैं? फलन जो बता रखा है कि दो चरों के बीच जो मात्रात्मक संबंध होता है उसे फलन कहते हैं। दो चर आपके बता रखे हैं, एक एक्स और एक वाई। एक्स जो है वो आपका एक स्वतंत्र चर है और वाई जो है वो आपका एक आश्रित चर है। दोनों जो बता रखे हैं, दो चरों के बीच जो संबंध होता है वो फलन कहलाता है। उसके बाद उत्पादन फलन क्या है? उत्पादन फलन आपका इनपुट और आउटपुट के बीच जो रिलेशन होता है, मात्रात्मक जो संबंध पाया जाता है उसे उत्पादन फलन कहते हैं। ठीक है। उसके बाद हमने उत्पादन फलन की मान्यताएं और विशेषताएं पढ़ी थी। और उत्पादन फलन को दो भागों में बांट रखा है समय के आधार पर, अल्पकालीन और दीर्घकालीन, जिसके नाम जो बता रखे हैं कि समय के आधार पर उत्पादन फलन दो प्रकार के हैं। एक तो है स्थिर अनुपातों का उत्पादन फलन, एक है परिवर्तनशील अनुपातों का उत्पादन फलन। ठीक है। स्थिर वाला जो बता रखा है वो दीर्घकाल से संबंधित है और परिवर्तनशील जो वाला है वो अल्पकाल से संबंधित है। जो हम पढ़ के आए थे परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, जो लॉ ऑफ वेरिएबल्स हमने पीछे वाले चैप्टर में पढ़ा था अपना, वो डायग्राम वगैरह जो हमने देखा था वो आपको बताया था कि ये जो था परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, ये जो हम पढ़ के आए थे, तीन अवस्थाएं होती है, क्या क्या होता है, ये सारा हमने पढ़ा था। ठीक है। वही चीजें यहाँ पर स्थिर अनुपातों का उत्पादन फलन जो है वो बताता है कि दीर्घकाल में है जो आप अपने सभी साधनों में परिवर्तन कर सकते हो, अपने पैमाने में परिवर्तन ला सकते हो। यहां तक हमने पढ़ा था। एक बार दोबारा पैमाने वर्ड को दोबारा देख ले। पैमाने के प्रतिफल शब्द, पैमाने शब्द का यहाँ पर मतलब है कि किसी भी यूनिट के मेजरमेंट को किस में करते हैं, उस इकाई को व्यक्त किस में करते हैं। जैसे बता रखा है मीटर, लीटर, किलोग्राम, फिट, संख्या, तो उसके अकॉर्डिंग भी लिक्विड है तो लीटर में उसका वेट है, तो किलोग्राम केजी में, डिस्टेंस है तो किलोमीटर में। ठीक है। हाइट वगैरह है तो अपना जो भी है लेंथ वगैरह जिसमें मेजरमेंट करते हैं तो ये बता रखा है भूमि को हेक्टेयर में, ठीक है, सेंटीमीटर में, अपने फुट में। तो ये सारा का सारा जो आता है वो पैमाना कहलाता है। ठीक है। अब यहाँ पर ये जो है नॉर्मल जो बता रखा है, इसमें इसको एक्सप्लेन करने वाली कोई बात नहीं है। इसमें ये जो बताना चाह रहा है कि पैमाने की है कि हम जिस अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते हैं उस अकॉर्डिंग हमें अपने प्रोडक्शन को चेंज करना पड़ेगा। अगर आप अपने प्रोडक्शन को डबल करते हो तो उससे आपके जो है आपके प्रोडक्शन पे भी इफेक्ट पड़ेगा, प्रोडक्शन आपका बढ़ेगा भी। ठीक है। तो ये जो बताना चाह रहा है कि प्रोडक्शन आपका बढ़ता है, ठीक है, घटता है, तो ये अलग अलग प्रकार की परिस्थितियां बता रखी है। हम तीनों परिस्थितियों को पढ़ेंगे कि उत्पादन के साधन बढ़ाने पर फर्क क्या पड़ने वाला है, उनको किस नाम से जानते हैं, वो सारा कुछ। ठीक है। तो ये बताना चाह रहे हैं, जैसे यहाँ पे एक छोटी सी टेबल को बताना चाह रहा है पैमाने के प्रतिफल में। तो पैमाने के प्रतिफल का मतलब है यहाँ पर जो चेंजेस होगा ना वो समान चेंजेस होने का मतलब है कि दूसरे तत्व जो है ना उत्पादन के, उनमें भी आपको परिवर्तन लाना पड़ेगा। ठीक है। जैसे भूमि है तो हमें पता है कि दीर्घकाल, अल्पकाल में तो इनमें परिवर्तन हो ही नहीं सकता था। अल्पकाल में तो केवल श्रम की इकाइयों को बढ़ा सकते थे, लेबर को हम लोग बढ़ा सकते थे, जबकि दीर्घकाल में जितने भी साधन है सभी को हम लोग परिवर्तनशील होते हैं, सभी को बढ़ा घटा सकते हैं। तो जैसे भूमि बता रखी है कि हमने इसको 2 गुना कर दिया, 3 गुना कर दिया, ठीक है, और 4 गुना कर दिया। जितना हम लोग अपनी डिमांड के अकॉर्डिंग या जिस तरीके से हमें लगता है कि हमें इसको इंक्रीज करना चाहिए, हम उसके अकॉर्डिंग हम इसको बढ़ाते हैं। ठीक है। तो ये जो है हमने इंक्रीज करवाए हैं कि आपका इतना इतना ये जो है बढ़ चुका है, और श्रम की इकाइयां भी साथ में आपको बढ़ानी पड़ेगी। यानी कहने का मतलब ये है कि किसी एक तत्व में परिवर्तन करके हम ये चाहते हैं कि प्रोडक्शन हो जाए, ऐसा नहीं है। आपको अनुपातिक रूप से दूसरे तत्वों में भी परिवर्तन लाना पड़ेगा, तभी जो है उसके सामंजस्य को हम लोग बिठा सकते हैं कि हाँ भाई इतना प्रोडक्शन हमें करने के लिए इतने फैक्टर चाहिए। अगर एक ही फैक्टर को अगर आप बढ़ा दोगे तो दूसरे फैक्टर उसको इतना यूटिलाइज सही तरीके से नहीं हो पाएगा। तो वही चीजें यहाँ पर बता रखी है कि आप जितना पैमाने के प्रतिफल में ये बता रखा है समान अनुपात का परिवर्तन, मतलब कि इस अनुपातिक परिवर्तन जो है इनमें करते हो तो दूसरे तत्वों में भी आपको परिवर्तन लाना पड़ेगा। ये जो बता रखा है इसी को फिर बता रखा है अगर आप पूंजी बढ़ाते हो तो उसी अनुपात में आपको अपने श्रम की इकाइयों को भी बढ़ाना पड़ेगा। अब वो 3 परिस्थितियां जो कही थी ना कि या तो आपका उत्पादन बढ़ेगा घटेगा, जो भी है उन 3 परिस्थितियों को देख रहे हैं कि स्थिर अनुपातों के उत्पादन फलन में विभिन्न प्रकार के पैमाने के प्रतिफल प्राप्त होते हैं। जैसे कुछ प्रोडक्शन करना है तो आपको श्रम आपने लगाया, इतनी एकड़ भूमि है, ठीक है, और संयोग से आपको 2 क्विंटल जो बता रखा है गेहूं का प्रोडक्शन करना है। अब ये बताना चाह रहा है तो उत्पादन में आपको साधनों के अनुपात को दुगना करते हैं। ठीक है। अब ये कहना चाह रहा है कि इतने इतने साधन लगाए थे ना हमने इनपुट के, तब हमारा इतना प्रोडक्शन होता था। अब ये कह रहा है कि हम इनको डबल कर दें। अब इनको डबल कर दिया तो आपका जो है इन पर क्या फर्क पड़ता है, आपके प्रोडक्शन पर क्या फर्क पड़ता है कि प्रोडक्शन आपका कितना हो गया, 2 क्विंटल से कितना होगा 6 क्विंटल। ठीक है। ये भी कहीं ना कहीं बढ़ा है, तो इससे बढ़ते पैमाने का प्रतिफल कहते हैं। यानी जितने हमने अनुपातिक वृद्धि या जितना गुना वृद्धि की है उससे ज्यादा अगर गुना वृद्धि होती है, ठीक है, प्रोडक्शन में या आउटपुट में, तो उसे कहते हैं अनुपातिक वृद्धि की तुलना में अधिक अनुपात में वृद्धि होना, या इसे कहते हैं बढ़ते पैमाने का प्रतिफल कहते हैं।
बढ़ते पैमाने का प्रतिफल। ठीक है, उसके बाद हो जरूरी नहीं कि हमेशा बड़े, कुछ घटते और क्रम में भी हो सकता है। और यदि उत्पादन के साधन के अनुपात को दुगना करने पर, जैसे 2 श्रम 2 एकड़, यानी वो ये पहले इतने थे एक एक और अब हमने इसको डबल कर दिया, तो इससे आपका प्रोडक्शन हो सकता है कि उतना ना बढ़ पाए। ठीक है, उस स्पीड से ना बढ़ पाए, तो इससे हम जैसे 3 क्विंटल ही बढ़ा, उसे कहते हैं घटते पैमाने का प्रतिफल। ठीक है, यानी क्योंकि उत्पादन के साधनों में होने वाली अनुपातिक वृद्धि की तुलना में उत्पादन की अनुपातिक वृद्धि क्या है, कम। यानी उत्पादन के साधनों के कंपैरिजन में आपका जो उत्पादन हुआ है ना, वो उतनी वृद्धि नहीं कर सका। तो जब उत्पादन के साधनों व उत्पादन की वृद्धि समान अनुपात में होती है तो उससे स्थिर पैमाने का प्रतिफल बोलते हैं। अगर समान अनुपात में वृद्धि हो रही है, 2 और 2 इसको बढ़ाया और ये भी जो है वो 4 का हो गया, तो इसे स्थिर पैमाने का प्रतिफल बोलते हैं। पैमाने के प्रतिफल दीर्घकाल में लागू होते हैं जब सभी उत्पादन के साधनों में वृद्धि की जा सकती है, तो वो पैमाने के प्रतिफल कहलाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ हमने पढ़ा था। दोबारा थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं कि दीर्घकाल की समयावधि के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा था। और क्या पढ़ा था कि समयावधि के आधार पर उत्पादन फलन को 2 भागों में रखा है, स्थिर, एक तो अपना अल्पकाल और एक अपना दीर्घकालीन समयावधि। दीर्घकालीन जो समयावधि है उससे बता रखा है स्थिर अनुपातों का उत्पादन फलन, और दीर्घकाल में हम अपने सभी उत्पादन के साधनों में परिवर्तन कर सकते हैं। एक है अल्पकालीन समयावधि, और अल्पकालीन समयावधि जो बता रखी है वो परिवर्तनशील अनुपातों का उत्पादन फलन है। इसमें हम अपने जो है केवल और केवल अल्पकालीन साधन, मतलब अल्पकालीन समयावधि में केवल श्रम की इकाइयों में परिवर्तन कर सकते हैं। तो स्थिर वाले में तो जितने भी साधन है सारे परिवर्तन होंगे। फिर हमने इसी में पढ़ा था पैमाना क्या है, तो पैमाना बताता है किसी भी यूनिट के मेजरमेंट को हम किस तरीके से करते हैं, उसका मापन कैसे करते हैं, वो पैमाना कहलाता है। ठीक है, और जैसे ये कुछ वर्ड बता रखे थे। उसके बाद हमने पढ़ा था कि इसमें जो वृद्धि करते हैं ना, अनुपातिक वृद्धि, वो केवल एक साधन को नहीं बढ़ा सकते, दूसरे साधन को भी हमें बढ़ाना पड़ेगा, तो वो कहलाता है पैमाने के प्रतिफल। या जो है एक, जैसे इसको 2 गुना कर दिया तो दूसरे उत्पादन के साधनों को भी आपको बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था कि इसमें इनको हम बढ़ा तो रहे हैं, ठीक है, तो इनको 3 अलग अलग नामों जानते हैं। या तो होगी जितना बढ़ाया उससे बहुत ज्यादा वृद्धि हो चुकी है, ठीक है, अनुपातिक रूप से उत्पादन के साधनों की तुलना में उत्पादन में जो है अनुपातिक वृद्धि ज्यादा है, तब हम बोल देंगे बढ़ते पैमाने का प्रतिफल। और अगर कम होता है, जितने हमने लगाए उससे कम हो रहा है, तो घटते पैमाने का प्रतिफल। बराबर रहता है तो स्थिर प्रतिफल हम लोग उसको बोलते हैं। फिर हम बात करते हैं अल्पकाल की समयावधि। अल्पकाल की समयावधि में उसे परिवर्तनशील अनुपातों का नियम हम उसमें कहा जाता है। लेकिन इसके अलावा एक नाम और यहाँ पे दिया गया, ठीक है, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। है दोनों एक ही चीज, ठीक है, नाम उनके अलग अलग बता रखे हैं कि इसको इस नाम से भी बोल सकते हैं। ठीक है, अल्पकाल का आशय किसे कहते हैं, ये आपको पहले बताया था। अल्प का आशय समय की उस अवधि से है जिसमें हम केवल और केवल अपने जो है श्रम की इकाइयों में परिवर्तन कर सकते हैं, बाकी तत्व अपने परिवर्तन नहीं हो सकते। तो अल्पकाल का आशय उस समय की अवधि जिसमें उत्पादन में वृद्धि केवल परिवर्तनशील साधन के द्वारा ही की जा सकती है। अल्पकाल में उत्पादन में परिवर्तन की प्रक्रिया का वर्णन अल्पकालीन उत्पादन सिद्धांत कहलाता है। यानी अल्पकाल में केवल, और किस में परिवर्तन होता है, केवल श्रम की इकाइयों में ही परिवर्तन देखने को मिलता है। इसे घटता हुआ सीमांत उत्पादन या साधनों के परिवर्तनशील अनुपातों का नियम भी कहा जाता है। परिवर्तनशील वाला तो हमने सुना था घटता, और ये इसका नाम थोड़ा सा ध्यान रखना, घटता हुआ सीमांत उत्पादन। अल्पकाल में उत्पादन के परिवर्तन की स्थिति को और शास्त्र में अलग अलग नामों जाना जाता है। विभिन्न नाम जो बता रहे हैं, जैसे घटता हुआ सीमांत उत्पादन नियम, साधनों के परिवर्तनशील अनुपातों के प्रतिफल के नियम शब्द का अधिकांश प्रयोग हुआ है। ठीक है, घटता हुआ सीमांत उत्पादन नियम शब्द का प्रयोग, अब ये जो बताना चाह रहा है कि किन किन अर्थशास्त्रियों ने इस वर्ड को यूज किया है, घटता हुआ सीमांत उत्पादन। सर्वप्रथम फ्रांसीसी अर्थशास्त्री टुरगोट ने किया, जैसे माल्थस, डेविड रिकॉर्ड ने भी अपने सिद्धांतों में प्रयोग किया, उन्होंने भी इस वर्ड को काम में लिया। मार्शल ने भी इसको घटता हुआ सीमांत उत्पादन कृषि में यूज किया। जॉन्स रॉबिन्स ने भी इसी शब्द का प्रयोग करते हुए उत्पादन के साधनों के बीच अपूर्ण स्थानापन्न को इसका कारण बताया। फिर स्टिगलर और बेनहम और वर्तमान अर्थशास्त्रियों में पिंडियक और रूबिन फील्ड ने नया नाम एक सीमा के बाद घटता हुआ सीमांत उत्पादन वापस वही वर्ड यूज किया। रिचर्ड जी लिप्से व के ए क्रिस्टल ने थोड़ी सावधानी पूर्वक इन्हीं शब्दों का प्रयोग किया। पॉल ए सैमुअल्सन ने एक बिंदु के बाद घटता हुआ सीमांत उत्पादन शब्द का प्रयोग किया, और के ई बोल्डिंग ने भी इसी शब्द का प्रयोग किया अलग अलग तरीके से। ठीक है, अर्थशास्त्रियों ने गोल्ड व लेजर ने घटता हुआ सीमांत उत्पादन, उन्होंने भी ये वर्ड यूज किया। एन सी रे जो बता रखा रासमान सीमांत उत्पादन नियम को निर्गमन तक से संबंधित इनको परिभाषित किया है, और यानी इसी नाम को घुमा फिरा के सीमांत उत्पादन या रासमान सीमांत उत्पादन, ये जो वर्ड इन्होंने यूज किया है। रासमान सीमांत उत्पादन के स्थान पर एम बोबर्न ने
उत्पादन के साधनों की विभाजकता व परिवर्तनशील अनुपातों के उत्पादन के नियम के मध्य विरोधाभास का उल्लेख किया। और जो मोस्ट इंपोर्टेंट बस क्वेश्चन यहां से बनता है कि सन 1947 में E.H. चैम्बरलिन ने अल्पकाल में उत्पादन के परिवर्तन की स्थिति को उत्पादन के साधनों के परिवर्तनशील अनुपातों के प्रतिफल के नियम बताया। तो ये ध्यान रखना, चैम्बरलिन क्वेश्चन बन सकता है कि ये जो घटता हुआ सीमांत उत्पादन है, कौन से अर्थशास्त्री ने उसको यूज नहीं किया है इस वर्ड को, तो जो है चैम्बरलिन ने है उस वर्ड को यूज नहीं किया, उन्होंने परिवर्तनशील अनुपातों के नियम को अपनाया है। ठीक है, तो E.H. चैम्बरलिन ने स्पष्ट किया कि उत्पादन के साधनों को पूर्ण विभाजकता तथा साधनों के अनुपात के परिवर्तन अल्पकाल में उत्पादन में परिवर्तन प्रमुखता निर्धारित होता है, और वो साधन आपका श्रम है। ठीक है, और फिर आगे ये डिफाइन कर रहा है वापस कि A.N. मैक्लोड, F.H. हॉर्न, थॉमसन एवं वाइंथन, मॉरिस H. पेस्टन व L. हार्वे लेविंस्टीन तथा E.H. चैम्बरलिन के बीच तार्किक विचार विमर्श चलता रहा। अंततः अर्थशास्त्र में अल्पकाल से संबंधित उत्पादन की परिवर्तन की स्थिति को उत्पादन के साधनों के परिवर्तनशील अनुपातों के प्रतिफल के नियम से जाने जाने लगा। यानी ये नाम ज्यादा इतना नहीं हुआ फेमस, जो बता रखा है कि अल्पकाल के लिए इस नाम को ज्यादा दिया गया है परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के आधार पर। अल्पकाल में जब एक साधन की मात्रा को स्थिर रखकर दूसरे अन्य साधनों में परिवर्तन, ये थोड़ा सा है कि अन्य साधनों, तो कुछ साधन हमारे लगभग एक साधन परिवर्तनशील रहेगा, थोड़ा सा लिखने में यहाँ पर है, एक साधन परिवर्तनशील रहेगा, बाकी सारे साधन अपने स्थिर रहेंगे। इसीलिए अल्पकालीन उत्पादन के नियम को उत्पादन के साधनों के परिवर्तनशील अनुपातों के प्रतिफल का नियम भी कहा जाता है। जैसे बता रखा है, ये सारे साधन क्या भरे, भूमि हुआ, पूंजी हुआ, तकनीकी हुआ, ये सब स्थिर रहेंगे। केवल एक श्रम की इकाइयों को बढ़ाने पर आपके प्रोडक्शन पर क्या फर्क पड़ता है, वो जो है अल्पकाल के अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये आपका कुल उत्पादन बता रखा है। ठीक है, कि इतना आपका कुल उत्पादन था, अगर आपकी इतने स्थिर साधनों पर आप इतने परिवर्तनशील साधनों को लगाते हो तो ये हमारा कुल प्रोडक्शन है। ठीक है, जो एक बढ़ता है एक सीमा के बाद वापस वो घटना, यानी जो हम पढ़ के आए थे कि परिवर्तनशील अनुपातों का नियम डिफाइन करता है कि आप अल्पकाल के अंतर्गत श्रम की इकाइयों को बढ़ाते हो तो आपका उत्पादन जो है वो एक बढ़ेगा एक बिंदु तक, और उसके बाद वो वापस गिरना स्टार्ट हो जाता है। तो ये हमने देखा कि आपका कुल उत्पादन है वो बढ़ता है, फिर वापस से घटना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, फिर इसी प्रकार से हम लोग इसका थोड़ा सा निष्कर्ष निकालते हैं कि प्रारंभ में अल्पकालीन उत्पादन के सिद्धांत के लिए घटता हुआ सीमांत उत्पादन के नियम का नाम प्रयोग किया गया, जो बहुत सारे अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने इस नाम को प्रयोग किया था, घटता हुआ या सीमांत उत्पादन नियम। ठीक है, प्रयोग किया। और वर्तमान में उसके स्थान पर कौन सा वर्ड यूज करते हैं, परिवर्तनशील अनुपातों के प्रतिफल के नियम को यूज करते हैं। सेकंड देखते हैं, इस उत्पादन सिद्धांत को केवल अल्पकाल में, यानी जो परिवर्तनशील वाला है इसको केवल अल्पकाल में ही लागू करते हैं, दीर्घकाल में ये लागू नहीं होता है। तीसरा है, अल्पकालीन उत्पादन सिद्धांत की स्थिति में केवल परिवर्तनशील साधन एक ही है, वो कौन सा है, श्रम आपका परिवर्तनशील होगा। फोर्थ, इस उत्पादन सिद्धांत की स्थिति में उत्पादन के साधनों के संयोजन अनुपात में बदलाव करना संभव होता है। संयोजन अनुपात में हम लोग बदलाव चेंजेस ला सकते हैं कि इतने श्रम बढ़ा दिया तो ये आपका प्रोडक्शन पर इफेक्ट पड़ गया। अतः पैमाने के प्रतिफल की स्थिति में दोनों साधनों के अनुपात में परिवर्तन नहीं होता, किंतु इसके ठीक विपरीत अल्पकाल के उत्पादन के साधनों के परिवर्तनशील अनुपातों के प्रतिफल की नियम को दोनों साधनों के अनुपात में परिवर्तन, यहाँ पर एक वर्ड हो रहा है परिव्यय या खर्चे के प्रतिफल। ठीक है, ये क्या होता है इसको भी थोड़ा सा देख ले, सुनना ध्यान से। पैमाने के प्रतिफल की स्थिति में सभी साधनों में पैमाने के प्रतिफल बताया था आपको, सभी साधनों में समान अनुपात में, ये पहले भी आया था पैमाने का प्रतिफल, वहां पर सभी साधनों में समान अनुपात में परिवर्तन देखने को मिलता है। अलग अलग अनुपात या प्रतिशत, जैसे 10% पूंजी में 10, भूमि में क्षेत्रफल में 20 तथा श्रमिकों का 20%, इसको 3 गुना या परिवर्तन नहीं किया जाता, सभी में जो है समान रूप से परिवर्तन होगा। जैसे 10 है तो सब में 10 होगा। तो जब उत्पादन के साधनों को उन पर होने वाले खर्च को समान अथवा अलग अलग अनुपात में परिवर्तित किया था, उससे कहते हैं खर्च परिफल। सुनना ध्यान से, पैमाने के प्रतिफल और परिव्यय या खर्चे के प्रतिफल में दोनों में डिफरेंस क्या है। पैमाने के प्रतिफल में जो उत्पादन के साधनों में परिवर्तन करते हैं वो समान अनुपात में परिवर्तन होता है, ऐसा नहीं किसी में 10% किसी में 20% कर दिया। जबकि परिव्यय खर्चे के प्रतिफल जो बता रखा है इसमें आपका अलग अलग अनुपात में परिवर्तन हो सकता है। तो उत्पादन के साधनों परिव्यय खर्चे को समान अनुपात या प्रतिशत से परिवर्तन करते हैं तो उन साधनों के संयोजन अनुपात में परिवर्तन हो जाता है। पैमाने के प्रतिफल व परिव्यय खर्च के प्रतिफल में अंतर होता है। पैमाने के प्रतिफल की स्थिति में साधन संयोजन अनुपात को पहले की तरह स्थिर रखते हैं, किंतु परिव्यय खर्चे के प्रतिफल में संयोजन अनुपात में परिवर्तन होता रहता है।
और दीर्घकालीन उत्पादन फलन, ये जो एक छोटी सी इक्वेशन बताना चाह रहा है कि आपका जो परिवर्तनशील अनुपातों का नियम है, इस तरीके से हम फलन की इक्वेशन को दिखाते हैं। अगर किसी जैसे श्रम के ऊपर एक लाइन हमने ड्रॉ कर दी तो इसका मतलब हो गया परिवर्तनशील, या सब पर की हुई है, श्रम पर नहीं की हुई, तब भी एक थोड़ा सा डिफरेंस दिखाने के लिए, अलग दिखाने के लिए हम उसको अलग शो करते हैं कि हाँ भाई ये अपना परिवर्तनशील साधन है। उसके अलावा उत्पादन फलन के विभिन्न प्रकार बता रखे हैं, अलग अलग और भी इसके नाम होते हैं। उत्पादन फलन जो बता रखा है कि अर्थशास्त्र में भिन्न भिन्न प्रकार के उत्पादन फलन के बारे में वर्णन पाया जाता है। आर्थिक समस्याओं का विश्लेषण विभिन्न प्रकार के उत्पादन फलन की सहायता से किया जा सकता है। ये कुछ उत्पादन फलन बता रखे हैं, इनको भी काम में लेते हैं, लेकिन अपने यहाँ पर इतना सिलेबस में इनको नहीं एक्सप्लेन कर रखा। जैसे उत्पादन फलन, रेखीय, कॉब डगलस, इनपुट आउटपुट, प्रक्रिया विश्लेषण, स्थिर अनुपात, प्रतिस्थापन की लोच, उत्पादन फलन, इनको नहीं बता रखा, केवल नाम जो बता रखे हैं, तो ये उसको विशेष ध्यान में आपको नहीं रखना। इस प्रकार अल्पकाल व दीर्घकाल उत्पादन फलन में अंतर किया गया। उत्पादन साधनों के परिवर्तन द्वारा उत्पादन की मात्रा में होने वाले परिवर्तन भी अलग अलग होते हैं। अल्पकाल व दीर्घकाल की उत्पादन मात्रा में होने वाले परिवर्तन को क्रमशः उत्पादन साधनों के परिवर्तनशील अनुपातों के प्रतिफल के नियम या पैमाने के प्रतिफल के नियम कहते हैं। और उत्पादन फलन महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमें उत्पादन के बारे में जानकारी देता है, एक स्थिति के बारे में जानकारी देता है कि आपके साधन परिवर्तन करने पर क्या फर्क पड़ा। तो ये अपना चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। क्या क्या पढ़ा हमने? सबसे पहले पढ़ा इनपुट आउटपुट क्या होता है, फलन किसे कहते हैं, दो चरों के बीच जो मात्रात्मक संबंध होता है। उत्पादन फलन किसे कहते हैं? इनपुट आउटपुट के बीच जो संबंध होता है मात्रात्मक, उसे उत्पादन फलन। मान्यताएं पढ़ी, विशेषताएं पढ़ी, ठीक है। उसके बाद उत्पादन फलन को समय के आधार पर दो भागों में बांट रखा, अल्पकाल और दीर्घकाल के आधार पर। दीर्घकाल में जो वर्ड यूज किया गया वो स्थिर अनुपातों का उत्पादन फलन। यहाँ पर हमने एक प्रतिफल, पैमाने के प्रतिफल या पैमाना क्या होता है उसके बारे में हमने पढ़ा, और किस तरीके से परिवर्तन एक समान अनुपात में परिवर्तन लाते हैं तो उसका क्या फर्क पड़ता है कि उत्पादन के साधनों को बढ़ाने पर उसके अनुपात या कंपैरिजन में आपका प्रोडक्शन जो है वो बढ़ता है, घटता है, स्थिर बना रहता है। वो हमने देखा कि बढ़ते पैमाने का प्रतिफल, घटते पैमाने का प्रतिफल या स्थिर पैमाने का प्रतिफल क्या होता है। उसके बाद अल्पकाल को हमने पढ़ा कि अल्पकाल में सबसे पहले घटता हुआ सीमांत उत्पादन नाम दिया गया परिवर्तनशील से पहले, और ये बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने इसको फॉलो किया। तो ये आपको नाम सारे याद नहीं रखने, आपको बस इतना ध्यान रखना है, चेम्बरलिन ने जो थे उन्होंने घटते उत्पादन की जगह परिवर्तनशील अनुपातों का नियम जो है वो नाम प्रीफर किया था। टेबल देखी हमने कि किस तरीके से श्रम की इकाइयों को अल्पकाल में अगर बढ़ाते हैं तो प्रोडक्शन आपका एक स्थिति या एक स्टेज तक बढ़ेगा, फिर गिरना स्टार्ट हो जाता है। पैमाने के प्रतिफल, पैमाना क्या होता है, ये सारा हमने पढ़ा। उत्पादन फलन के विभिन्न प्रकार हमने देखे, ये कुछ हमने, तो ये जो अपना था चैप्टर खत्म हो चुका है, ठीक है। इसके फटाफट क्वेश्चन आंसर देख लें। पहला है उत्पादन फलन कौन से दो चरों के मध्य संबंध को बताता है? तो उत्पादन फलन आपका पड़तों और निर्गत यानी इनपुट और आउटपुट के बीच के संबंध को बताता है। सेकंड, उत्पादन फलन साधनों में उत्पादन के कौन से संबंध को व्यक्त करता है? कैसे संबंध को व्यक्त करता है? गुणात्मक, आर्थिक, मात्रात्मक। तो अभी बार बार बताया था, मात्रात्मक संबंध को व्यक्त करता है। समय के आधार पर उत्पादन फलन को कितने भागों में बांटा गया? अल्पकाल और दीर्घकालीन। उपयुक्त डी दोनों होंगे। घटता हुआ सीमांत शब्द का प्रयोग किसने नहीं किया? अभी पढ़ के आए थे, घटता हुआ सीमांत उत्पादन वर्ड का उपयोग ड्रोबिन्स ने किया था, मार्शल ने किया, स्टिगलर ने किया, चैम्बरलिन ने नहीं किया। उसके बाद उत्पादन फलन में सीधी रेखा का क्या अर्थ है? सीधी रेखा का क्या अर्थ है? सीधी रेखा का मतलब है कि ये जो अपने उत्पादन के साधन है ये स्थिर है, मतलब मैंने कहा था इसको थोड़ा डिफरेंस दिखाएंगे, ये परिवर्तनशील है, तो ये सारे क्या हो गए, लाइन ड्रॉ कर दी, ये सारे अपने स्थिर होते हैं। तो सीधी रेखा के नीचे साधन क्या है? स्थिर। फलन किसे कहते हैं? फलन पढ़ के आए थे अपन लोग कि अपने फलन हमने पढ़ा था